सुबह तारा जब बिपिन के आगोश से खुद को छुड़ाकर बाहर निकली तो बिपिन के प्रति उस के मन में बसी सारी भ्रांतियां भी इस प्यार की गर्माहट में पिघल चुकी थीं और वह एक नई सुबह की किरणों की तरह नए जीवन के सपने बुनने लगी। वह यही सोच रही थी कि आखिर कैसे वह एक अनजाने से डर के कारण शादी के बाद भी पिछले 6 माह तक प्यार के इन सुनहरे लम्हों को नहीं जी पाई थी, क्योंकि सुहागरात के दिन ही उसने अपने पति बिपिन को एक ऐसी शर्त में बांध दिया था और उसकी परीक्षा लेती रही। इस अनोखी शर्त में बंध कर दोनों इतने दिनों तक एक दूसरे का प्यार पाने के लिए तड़पते रहे। सुबह की बयार भी रीवा के जेहन में उमड़ रही लहरों को जैसे नई गति प्रदान कर रही थी और रीवा की नैसर्गिक खूबसूरती में आज अजीब सी रौनक बढ़ आई थी, जो पिछले 6 महीने में पहली बार ही दिखाई दी। इन सुखद अनुभूतियों के साथ रीवा उन कड़वी यादों के अतीत में खो गई, जिनके कारण वह इतने दिनों तक एक घुटन भरी जिंदगी जीने को बाध्य हो गई थी। 2 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी रीवा मम्मी पापा की सबसे दुलारी होने के कारण बचपन से ही उसे जो भाता वही करती। अपनी मस्ती भरी जिंदगी में कब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया, उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला। मजे से कट रही थी उसकी जिंदगी। आंखों का तारा रीवा जो थी वह अपने मम्मी पापा की। उसके मम्मी पापा उसे पलकों पर बिठाकर रखते, वह भी सब पर जान छिड़कती और उनके प्रति अपना हर फर्ज निभाती। हंसते खेलते जब उसने स्नातक की डिग्री अच्छे नंबरों से हासिल कर ली तो एक दिन मम्मी ने पूछा, आगे क्या करने का इरादा है बेटी? कुछ नहीं, बस यूं ही मस्ती करूंगी। मस्ती की बच्ची, मैं तो सोच रही हूँ कि तेरी शादी कर दूं। नहीं मम्मी, अभी नहीं। क्यों? अभी से ही मुझे अपने से दूर करने पर तुली हो। रोना सी सूरत बनाकर वो मम्मी की गोद में समा गई। तो फिर कर लो कोई नौकरी, नहीं तो पापा तुम्हारी शादी कर देंगे, उसके बालों को सहलाते हुए मम्मी बोली। नौकरी? ओके, डन मम्मी, मैं आज से ही नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ। डिग्री में अच्छे अंक तो हैं ही, थोड़ी तैयारी करने पर नौकरी मिल ही जाएगी, उसने चाहक कर कहा। तो फिर ठीक है, पर अगर 6 महीने में नौकरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारे पापा को मना नहीं कर पाऊंगी, मम्मी ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गईं। मम्मी के जाते ही तारा सोच में पड़ गई कि अब इस समस्या से कैसे निपटे। अखबार में तो कई रिक्तियां प्रकाशित होती हैं, क्यों न किसी अच्छी नौकरी के लिए आवेदन कर दिया जाए। यही सोचकर उसने अखबार उठाया तो उसकी नजर रिक्तियां कॉलम में एक विज्ञापन पर पड़ी। जरूरत है राज्य सरकार में परियोजना सहायक की। आवेदक को स्नातक होना अनिवार्य है और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये देखते ही उसका चेहरा खिल उठा, क्योंकि उसने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी, इसलिए उसने फौरन आवेदन कर दिया। कुछ ही दिनों में साक्षात्कार का बुलावा आया और वह पापा के साथ साक्षात्कार देने पहुंच गई। साक्षात्कार अच्छा हुआ और उसे उसके लखनऊ से दूर कानपुर में नौकरी की पेशकश की गई तो उसने फौरन स्वीकार कर लिया कि चलो कम से कम 1-2 साल शादी के झंझट से मुक्ति मिली। थोड़े ही दिनों में उसे नियुक्ति पत्र मिल गया और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें सोमवार से शनिवार तक तो नौकरी में निकल जाते, फिर आती एक दिन की छुट्टी। इसलिए शनिवार आते ही रीवा सारा काम जल्दी जल्दी निपटा कर दोपहर को ट्रेन पकड़कर शाम तक लखनऊ हाजिर हो जाती। फिर सोमवार की सुबह इंटरसिटी से कानपुर पहुंचकर सीधे ऑफिस। यही अब रीवा की साप्ताहिक दिनचर्या बन गई थी। रीवा अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती, पर व्यस्तता के कारण वह ऐसा कर नहीं पाती थी। इस तरह उसके जीवन में एक अजीब सा एकाकीपन, या यूं कहें कि एक खालीपन सा आ गया था, जिसे वह चाहकर भी नहीं भर पा रही थी। दिखने में सुंदर व स्मार्ट होने के कारण ऑफिस में वह सबकी नजरों में चढ़ी रहती। एक दिन उसके एक वरिष्ठ
सहयोगी दीपक जी ने उससे कहा, बेटी ऑफिस वाले तुम्हारे बारे में तरह तरह की गॉसिप करते हैं। अकेली लड़की के बारे में अक्सर ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं। यदि तुम्हारी शादी हुई होती तो शायद लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें न करते। तुम्हारी उम्र भी शादी की हो चुकी है। यदि हो सके तो जल्दी से शादी करके सबका मुंह बंद कर दो। दीपक जी की बात सुनकर वह दंग रह गई कि सामने मीठी मीठी बातें करने वाले उसके सहयोगी उसके बारे में कैसे गंदे ख्याल रखते हैं। पर वह नहीं चाहती थी कि अभी शादी के बंधन में बंधे, क्योंकि इसी से बचने के लिए ही तो वह इतनी कष्टपूर्ण जिंदगी जी रही है। पर आखिर होनी को कौन टाल सकता है। समय ने करवट बदली और घर में भी शादी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। आखिरकार पापा ने लखनऊ में ही एक सरकारी अधिकारी विपिन से उसकी शादी तय कर दी और उससे कहा कि वह चाहे तो उस से मिलकर अपनी पसंद बता दे। बुरी फंसी बेचारी, आखिरकार उसे हाँ करनी पड़ी और शादी की तारीख तय हो गई। मिलने मिलाने के सिलसिले के बाद जब शादी का दिन नजदीक आया तो 1 माह की छुट्टी लेकर वह अपने घर आ गई और शादी की तैयारियों में लग गई। घर में खुशी का माहौल था। घर की पहली शादी जो थी। भाई राजेश और बहन राजेश्वरी तो हमेशा भागते दौड़ते व्यस्त नजर आते थे। घर में जीजाजी आने वाले थे, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। एक दिन रीवा के मोबाइल पर विपिन का फोन आया। फोन उठाते ही विपिन की आवाज आई, जल्दी से तैयार हो जाओ, रीवा तुम्हारे लिए साड़ियां और गहने खरीदने बाजार चलना है। रीवा को एक झटका सा लगा, क्योंकि एक तो विपिन ने शादी तय होने के बाद से एक भी बार फोन नहीं किया और आज पहली बार फोन भी किया, वह भी ऐसे जैसे वह उसकी होने वाली पत्नी नहीं बल्कि आया हो और कपड़े व गहने खरीद कर वह उस पर कोई उपकार कर रहा है। उसे गुस्सा तो बहुत आया, परंतु उसने कुछ कहने के बजाय बस इतना ही कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, तुम तैयार होकर सहारागंज पहुँचो, मैं 1 घंटे में तुम्हें वहीं मिलूंगा। ये कहकर विपिन ने फोन काट दिया। जिस रूखेपन से विपिन ने फोन पर उससे बात की थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वह कुछ कहने के बजाय जल्दी से तैयार हुई और ऑटो पकड़कर सहारागंज पहुंच गई। विपिन उसे वहीं मिल गया। अकेले में पहली मुलाकात, न कोई औपचारिकता और न ही कोई प्यार भरी बात। विपिन ने ये भी नहीं कहा कि चलो पिज़्ज़ा हट में चलकर पिज़्ज़ा खाते हैं और थोड़ा घूमते हैं। बस उसने कहा कि चलो, और दोनों हजरतगंज में खरीदारी करने निकल गए। अपने दोस्तों से शादी के पूर्व मुलाकातों के कई रोमांटिक किस्से रीवा ने सुन रखे थे, पर उसे विपिन के इस व्यवहार से झटका लगा। उसे विपिन से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। खरीदारी के दौरान भी विपिन रीवा पर अपनी पसंद लादता रहा और उसने वही खरीदा जो उसे पसंद था। रीवा चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई, बस वो विपिन के साथ घूमती रही। खरीदारी के बाद वह बेरुखे मन से उसे ऑटो पर बिठा कर चला गया। न कोई औपचारिकता, न कोई प्यार की बात। रीवा को लगा कि विपिन सचमुच रोमांटिक व्यक्ति नहीं है और उसे उसकी पसंद नापसंद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ये सोचते हुए उसके मन में विपिन के प्रति कड़वाहट भर गई। उसने सोचा कि जब विपिन ऐसा है तो उसके परिवार वाले कैसे होंगे और वह उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठा पाएगी। पर अब वह कर भी क्या सकती थी। शादी बिल्कुल करीब थी और वह घर में कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती थी। शादी धूमधाम से संपन्न हुई। मम्मी पापा ने बड़े अरमान से अपनी सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी ताकि वर पक्ष को कोई शिकायत न हो। विदाई के वक्त सारा परिवार गाड़ी के आंखों से ओझल होने तक खूब रोया और वह भरे मन से ससुराल पहुंच गई। उसकी सोच के विपरीत उसके ससुराल वालों ने पलकें बिछाकर उसका स्वागत किया और फिर शुरू हुई शादी के बाद की रस्म अदायगी। शादी के पूर्व विपिन से मुलाकात ऐसी कड़वी यादें छोड़ गई थी कि जिससे पार पाना रीवा के लिए मुश्किल था। वह दिन भर यही सोचती रही कि पहली मुलाकात से जो प्यार की
मिठास घुलनी चाहिए, उसने कड़वाहट का रूप ले लिया और करीब आने के बजाय दिलों की दूरियां बढ़ गई थीं। बार बार उसके दिल में यही ख्याल आ रहा था कि जो व्यक्ति उसके आत्मा सम्मान का ख्याल नहीं रख सकता, उसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता पाएगी। इसी बीच सारी रस्मदायगी पूरी होते होते काफी रात हो गई और सभी रिश्तेदार चले गए। अब बिपिन की भाभी ने रीवा को छेड़ते हुए सुहागरात के लिए उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया और अपने कमरे में चली गईं। अंदर ही अंदर बेचैन रीवा इस उधेड़बुन में थी कि आखिर वह ऐसे शख्स जिसके मन में उसके प्रति जरा सा भी प्यार नहीं है, कैसे उसे अपना सर्वस्व सौंप दे। हिंदू परंपरा में शादी के बाद उसके शरीर पर तो अब बिपिन का हक था और वो उसे कैसे रोक सकती है। ये सोचते ही उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। इधर विवेक के कुछ दोस्त उसे घेर कर पहली रात को ही चिड़िया मार लेने की हिदायतें और नुस्खे बता रहे थे और बिपिन भी सुहागरात के सपने बुनता हुआ रोमांचित हो रहा था। आखिरकार देर रात को उसके दोस्तों ने उसे कमरे में धकेल दिया और अपने अपने घर चले गए। बिपिन के चेहरे पर तीव्र उत्तेजनाओं का ज्वार स्पष्ट नजर आ रहा था। मन तेजी से कमरे की ओर जाने को बेताब था, किंतु शर्म, संकोच, संयम, पारिवारिक मूल्यों की जंजीरों ने जैसे उसके पांव जकड़ रखे थे। धीरे धीरे सकुचाते हुए बिपिन ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। रीवा बिस्तर पर सिमटी सी सकुचाई सी बैठी थी, पर उसने मन ही मन एक दृढ़ फैसला कर लिया था। बिपिन ने सबसे पहले रीवा का घूंघट उठाया और उसका सुंदर चेहरा देखकर बोला, रीवा, आज सचमुच तुम बिल्कुल चांद सी लग रही हो। आज से मैं तुम्हें रीवा नहीं चंदा कहूंगा और तुम्हें संसार की सभी खुशियां देने का प्रयास करूंगा। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। बोलो, दोगी ना मेरा साथ। विवेक के प्रति मन में कड़वाहट लिए तारा को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। बिपिन ढेर सारी बातें करता रहा, पर रीवा ये सोचने में लगी रही कि आखिर वह बिपिन को कैसे सब कुछ कह पाएगी। अचानक बिपिन को शरारत सूझी और दोस्तों की सलाह के अनुसार उसने अपना हाथ रीवा के कंधे पर रखा और फिर कंधे से नीचे सरकाना शुरू कर दिया। जैसे ही बिपिन का हाथ नीचे आया, रीवा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रुको बिपिन। ये सुनते ही बिपिन को जैसे सांप सूंघ गया। उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि सुहागरात के दिन उसे ऐसा सुनना पड़ेगा, परंतु धैर्य से काम लेते हुए उसने पूछा, क्या बात है चंदा? इतना सुनना था कि रीवा शुरू हो गई, बिपिन, शायद इसके लिए ये समय सही नहीं है, क्योंकि हम अभी तक एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं, और ऐसे में मैं अपने आप को तुम्हें सौंप नहीं सकती। आज मैंने एक फैसला लिया है कि हम 1 वर्ष तक जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाएंगे। इस 1 वर्ष के दौरान मैं पूरी तरह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समझने की कोशिश करूंगी और पूरे समर्पण के साथ तुम्हारे हर सुख दुख की साथी बनूंगी, और तुम भी मेरे परिवार के सदस्यों के साथ घुलने मिलने का प्रयास करोगे। 1 साल बाद यदि हमारा विश्वास अटूट रहा तो फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, वरना शायद हमारे रास्ते अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में मैं अपना सर्वस्व तुम्हें सौंपकर पछतावे में नहीं रहना चाहती। जैसे कोई बदले की भावना से प्रेरित होकर बंदूक की सारी गोलियां दाग देता है और फिर एक लंबी सांस लेता है, कुछ ऐसे ही तारा एक ही सांस में सब कुछ बिपिन को कह गई। रीवा की बातें सुनकर बिपिन को काटो तो खून नहीं। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे न कुछ कहते बनता था, न ही सुनते। उसने हाथ ऐसे हटाया मानो बिजली का झटका लग गया हो। उस समय उसने कुछ न बोलना ही बेहतर समझा और चुपचाप तकिया उठा कर सोफे पर सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो बिपिन की भाभी उन दोनों को छेड़ने लगी, पर दोनों ने बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रीवा इन सब बातों को भूलते हुए घर के काम में
लग गई और धीरे धीरे वो परिवार के सारे सदस्यों से घुल मिल गई और उस घर को अपना बना लिया। परंतु बिपिन के प्रति उसके मन में कड़वाहट वैसी ही बनी रही। दिन में तो सब कुछ ठीक चलता, परंतु रात में न सिर्फ उनके बिस्तरों के बीच बल्कि उनके दिलों के बीच की दूरियां भी साफ नजर आती। बिपिन ने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, इसलिए वह दिन भर घर में ही रहता और बच्चों के साथ खेलता रहता। खेल की आड़ में ही वह कभी कभी रीवा के शरीर से छेड़खानी भी कर देता। हालांकि बिपिन के छूते ही उसके शरीर में करंट सा दौड़ जाता, पर वह चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाती। इसी बीच रीवा कई बार अपने मायके भी गई और बिपिन को भी साथ ले गई। बिपिन उसे वहां छोड़ आता, पर वहां ज्यादा देर रुकता नहीं था। वह राजेश व राजेश्वरी से भी ज्यादा बातें नहीं करता था, बस गंभीर बना रहता था। यहाँ तक कि मम्मी पापा के साथ भी वह औपचारिक ही बना रहता। 1-2 दिन रहने के बाद रीवा आकर उसे वापस ले आता। बिपिन का ये व्यवहार भी रीवा को पसंद नहीं आया और उसके मन में बिपिन के प्रति कड़वाहट और बढ़ती चली गई। इसी बीच छुट्टियां बीत जाने के बाद रीवा ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सभी सहकर्मियों ने उसे बधाई दी, पर रीवा उन्हें क्या कहती। बस मन से उसने ऑफिस का काम शुरू कर दिया। दिन तो ऑफिस में बीत जाता, पर रात आते ही रीवा के मन में कई तरह के द्वंद्व शुरू हो जाते कि कहीं उसने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या उसे अब इस रिश्ते से मुक्ति ले लेनी चाहिए जिस रिश्ते में उसके पति का उसमें या उसके परिवार के प्रति कोई झुकाव न हो। वह अपने आप से लड़ती रहती, पर वह अपना गम सुनाए तो किसे। जब उसके दोस्त उसकी सुहागरात के बारे में तरह तरह की बातें पूछते और उसे छेड़ते तो तारा बनावटी कहानियां सुनाकर सबको शांत कर देती। इस दौरान अक्सर बिपिन से फोन पर बातें भी होती, पर रिश्तों की कड़वाहट इन बातों में साफ नजर आती। इस बीच वह कई बार लखनऊ भी आए और अपने घर जाने के बजाय सीधे ससुराल गई और ससुराल वालों को कभी इसका एहसास नहीं होने दिया कि उसके और बिपिन के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वो पूरे समर्पण के साथ अपने सास ससुर की सेवा करती और बच्चों के साथ खेलती। घर के सारे लोग उसके व्यवहार से काफी प्रसन्न थे, पर रात को बिपिन के कमरे में आते ही कमरे में शांति छा जाती। बिपिन ने भी कभी उसे छूने या उस के बिस्तर पर साथ सोने के लिए जबरदस्ती नहीं की। रीवा हमेशा यही सोचती रहती कि जिस तरह से उसने बिपिन के परिवार को अपना लिया है, उसी तरह से बिपिन भी उसके परिवार को अपना ले और उन के हर सुख दुख में शामिल हो। यही सोचकर उसने बिपिन की पसंद नापसंद का पता लगाकर उसके अनुरूप खुद को ढालना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला कि बिपिन को डांस एवं म्यूजिक बहुत पसंद है, तो उसने ऑफिस के बाद एक डांस एवं म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर ली ताकि वह किसी मौके पर उसे सरप्राइज दे सके। और जल्दी ही वह मौका आ गया। बिपिन के चाचा के लड़के की शादी में वह गई और उसने बच्चों के साथ मिलकर खूब डांस व मस्ती की। बिपिन को यह सब काफी अच्छा लगा, पर वह हमेशा यही सोचता रहता कि आखिर रीवा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। बिपिन का जन्मदिन भी करीब आ रहा था और रीवा उसके लिए एक और सरप्राइज की योजना बना चुकी थी ताकि वह बिपिन को सरप्राइज दे सके। अपनी योजना के अनुसार जन्मदिन के दिन उसने पहले से ही घर के सारे सदस्यों को लखनऊ के एक रेस्तरां में भेज दिया। बिपिन यही सोच रहा था कि रीवा ने आज उसे जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। हर साल घर में भी सभी को उसका जन्मदिन याद रहता है, पर आज सब बिना बताए अचानक चले कहाँ गए। तभी रीवा ने बिपिन से कहा, बिपिन मेरी सहेली मेघा ने मुझे बुलाया है, क्या तुम मुझे उसके घर छोड़ दोगे? क्यों नहीं, चलो। बिना कुछ पूछे बिपिन तारा को बाइक पर बैठा कर चल दिया। रेस्तरां आते ही रीवा ने बिपिन से कहा कि चलो रेस्तरां में कॉफी पीते हैं, यहाँ काफी बड़ी टेस्टी होती है। जब बिपिन और रीवा कॉफी का ऑर्डर देकर इंतजार कर रहे थे, तभी पीछे से सारे बच्चों ने शोर मचाते हुए बिपिन को घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू बिपिन चाचू। अब बिपिन को समझ आया कि इस तूफान के
पूर्व शांति का कारण ये था, अब तक सारा परिवार इकट्ठा हो चुका था, सबने खूब एंजॉय किया। बिपिन काफी खुश था। इस घटना से उसके मन में रीवा के प्रति प्रेम और बढ़ गया, पर वह ये सोचने लगा कि वह कैसे रीवा को खुश करे ताकि उसके मन का द्वेष मिटे और दोनों एक खुशहाल जीवन जी सकें। इस तरह शादी के 6 माह बीत गए पर रीवा अब तक उसके करीब नहीं आई। रीवा का जन्मदिन करीब था। विवेक ने भी सोचा कि वह रीवा के जन्मदिन पर कानपुर जाकर उसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाएगा। यही सोचकर वह बिन बताए जन्मदिन के दिन सुबह ही रीवा के घर पहुंच गया और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बोला, आज छुट्टी ले लो रीवा, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। जवाब में रीवा ने कहा, नहीं बिपिन, ऑफिस में काफी काम है और मैं पहले से बता कर भी नहीं आई हूँ, इसलिए ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, पर मैं कोशिश करूंगी कि दोपहर तक सारा काम निपटाकर आधे दिन की छुट्टी ले लूं। अचानक बिपिन के कानपुर आ जाने से रीवा अचंभित थी और ऑफिस में यही सोचती रही कि कहीं ये बिपिन की कोई चाल तो नहीं, क्योंकि वह तो यहाँ अकेले रहती है, इसलिए शायद वह इसका फायदा उठाना चाहता हो। फिर भी अपने वादे के अनुसार वह दोपहर को छुट्टी लेकर घर आ गई और तैयार होकर बिपिन के साथ निकल गई। बिपिन ने दिन भर घूमने व शाम को डिनर करने के बाद लखनऊ लौटने के बारे में कहा तो रीवा ने फौरन हाँ कर दी और खुश होते हुए मन ही मन कहा, चलो अच्छा हुआ, आज तो बच गई मैं। थोड़ी ही दिन में सर्दियां शुरू हो गईं और रात को स्कूटी चलाने के कारण रीवा को ठंड लगने से वायरल फीवर हो गया। जब उसने बिपिन को इस बारे में बताया तो वह फौरन कानपुर पहुंचकर तारा को बड़े प्यार से घर ले आया और तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। उसके चेहरे की घबराहट रीवा साफ साफ पढ़ सकती थी। उसे यह एहसास हुआ कि बिपिन को उसकी चिंता है। उसने अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली और दिन भर रीवा के पास ही बैठा रहता और रात को जब सब चले जाते तो वह जाकर सोफे पर सो जाता। बिपिन की प्यार भरी देखभाल से रीवा जल्दी ठीक हो गई और कानपुर जाने के लिए तैयार हो गई। तो विपिन ने कहा, अभी नहीं, तुम काफी कमजोर हो गई हो, इसलिए थोड़े दिन आराम कर लो, फिर चली जाना। इस प्यार भरे अनुरोध को वह टाल नहीं सकी। अगले ही दिन बिपिन उसे मम्मी पापा से मिलाने ले गया। इस दौरान रीवा ने महसूस किया कि बिपिन राजेश्वरी और राजेश के साथ काफी घुल मिल गया है और उनके साथ काफी हंसी मजाक कर रहा है। दूसरी ओर इस बार मम्मी पापा के साथ भी उसका व्यवहार प्रेम भरा था। रीवा बिपिन के चेहरे पर यह परिवर्तन साफ देख पा रही थी, परंतु उसने सोचा कि अभी तो सिर्फ 6 माह ही बीते हैं, अभी तो वह पूरे 6 माह बिपिन को परखेगी, तभी उसे सच्चे मन से अपनाएगी। 2 दिन वहां रुकने के बाद बिपिन रात को तारा को लेकर अपने घर लौट आया। कड़ाके की सर्दी में बाइक चलाने के कारण विपिन को सर्दी लग गई, पर उसने रीवा को कुछ नहीं बताया और सोफे पर सोने चला गया। रीवा बिपिन में आए परिवर्तन को लेकर काफी खुश थी और सुनहरे दिनों के सपने बुनते हुए पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। रात को जोर जोर से कराहने की आवाज सुन कर उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बिपिन ठंड से कपकपाते हुए सिकुड़कर सोफे पर सोया है। ये देखते ही वह घबरा कर उठी और बिपिन के पास जाकर उसे रजाई उड़ाकर बिस्तर पर लाने लगी तो बिपिन ने कहा कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। रीवा ने जबरदस्ती बिपिन को बिस्तर पर लाकर लिटा दिया और तेजी से उसके पैर सहलाने लगी। पैर सहलाने से भी जब उसके शरीर की कंपन कम नहीं हुई तो वह बिना सोचे समझे बिपिन के सीने से लिपट गई और उसे जोर से जकड़ लिया। अचानक मिली नारी देह की गर्मी से शरीर की कंपन ठीक हो गई। आराम मिलते ही उसने रीवा से अलग होने के लिए उसकी पकड़ ढीली करने को कहा तो रीवा ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसे जोर से जकड़ लिया और बोली, बस विपिन, तुम्हारे धैर्य का इम्तिहान अब खत्म हुआ, ऐसे ही पड़े रहो बस। अब तक बिपिन को आराम मिल चुका था। वह भावुक होते हुए बोला, रीवा, बचपन से ही मैं संकोची स्वभाव का हूँ,
मुझे कभी लड़कियों से बातें या दोस्ती करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। यही कारण है कि मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार के सदस्यों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाया, परंतु जब तुमने मेरे परिवार को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखा, तो मैंने सोचा कि जब तुम मेरे लिए इतना बदल सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं बदल सकता। यही सोच कर मैंने अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। बचपन से मैंने सदैव ही आगे रहते हुए सभी कार्य किए थे और आगे रहने की इसी होड़ के चलते मुझे किसी की भावनाओं को समझने का मौका नहीं मिला और इसलिए तुम्हारे जज्बातों को न समझने की भूल कर बैठा। वैसे रीवा, मैं तुम्हें कभी इग्नोर करना नहीं चाहता था। बिपिन के स्वर में एक पश्चाताप मिश्रित दुख का भाव था, जिसे रीवा ने बखूबी पढ़ लिया। फिर वह रीवा की आंखों में झांकते हुए बोला, रीवा, अभी कम से कम 6 महीने और तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। उसकी बातें सुनकर रीवा अपनी आंखों में शरारत लिए विपिन के गालों को चूमते हुए बोली, रीवा, नहीं चंदा, तभी तो आपकी चंदा कह रही है कि आपने अपना इम्तिहान वक्त से पहले ही डिस्टिंक्शन के साथ पास कर लिया है और इनाम के हकदार बन गए हैं। सच कहूं, बिपिन को रीवा ने सकुचाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी शादी के पहले के इग्नोरेंस की अपेक्षा बाद की दूरी बहुत खली। पिछले 6 महीने में हर रात मैंने भी एक परीक्षा दी है। हर रात एक ही प्रश्न ने मेरी नींद उड़ा दी थी। कौन सा प्रश्न? चंदा। बिपिन के चेहरे पर प्रश्न मिश्रित आश्चर्य के भाव थे। रीवा ने कहा, यही कि मैंने जो अनोखी शर्त रखी है वह सही है या गलत। ये कहकर बिपिन की चंदा बिपिन से लिपट गई। अब उनके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अनोखी शर्त अब जीवन के अनोखे आनंद में जैसे खो सी गई थी।